मित्रों, मैं एस्ट्रो आचार्य अवनीश वाजपेयी एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष एक अनमोल रत्न पर। आज हम कुंडली के 12 भावों के विषय में विस्तृत विश्लेषण करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि आज मैं एस्ट्रो की एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें मैं ज्योतिष सीखने और सिखाने का कार्य करूँगा। आज हम उन लोगों को भी ज्योतिष बताएंगे जिनको ज्योतिष का कुछ भी नहीं आता, कुछ भी ज्योतिष के विषय में नहीं मालूम। आज वो लोग भी ज्योतिष सीखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो मित्रों, कॉपी ले लीजिए और पेंसिल ले लीजिए और प्रारंभ करिए मेरे साथ। आप सबके पास कुंडलियाँ तो होंगी ही। आपने देखा होगा कि इस तरीके का एक चक्र आपकी कुंडली में बना होता है, जिसे बोलते हैं जन्मांग चक्र। ये चक्र क्या है मालूम है? ये चक्र है हमारे जीवन को 12 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। 12 भागों में हमारे जीवन का पूर्ण चित्रण यह कुंडली प्रदर्शित करती है। यह समझ में किसको आता है? जिनको ज्योतिष आ चुका होता है या ज्योतिष जानते हैं, वह लोग इसको समझ सकते हैं। सामान्य व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता। तो मैं चाहता हूं कि आज के बाद सामान्य व्यक्ति भी इस चीज को समझ सके। इसके लिए मैंने यह वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। अब देखिए, ये होता है पहला भाव, ये होता है द्वितीय भाव, ये होता है तृतीय भाव, ये होता है चतुर्थ भाव, ये होता है पंचम भाव, ये होता है षष्ठम भाव, ये होता है सप्तम भाव, ये होता है अष्टम भाव, ये होता है नवम भाव, ये होता है दसम भाव, ये एकादश और ये द्वादश भाव। ये 12 भाव होते हैं। अब मैंने भी कहा था कि जन्मांग चक्र क्या है। तो अगर इसको हम कहें तो मैंने इसको एक तरीके से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है कि हमारा जीवन एक पुस्तक के समान है और यह जो जन्मांग चक्र है यह कंटेंट है, जो हमको शुरुआत से ही बताता है कि हमारे जीवन में कौन सी घटना कब प्रारंभ होने वाली है, कब समाप्त होने वाली है, कब किस समय पर किस अवस्था में कौन सी घटना मेरे साथ घटित होने वाली है। वह सारी जानकारी यह जन्मांग चक्र देता है। तो चलिए मित्रों, अब हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं समझना। यह होता है प्रथम भाव, तन यानी शरीर यानी हम। इसको लग्न भाव भी कहा जाता है। इस 12 भाव में यह हमारा पूर्ण शरीर है। इससे क्या देखते हैं? इस भाव से किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। स्वरूप, उस व्यक्ति का रूप, स्वरूप, सौंदर्य किस प्रकार का होगा, यह गणना भी प्रथम भाव से देखी जाती है। प्रथम भाव हमारे जन्म का भी भाव है, तो इससे आयु का भी विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद हम आ जाएं तो व्यक्ति कितना विवेकशील होगा, कितना विवेक होगा उसके अंदर, कितना गंभीर होगा, यह चीज भी इस विषय से ही देखी जाती है। उसके बाद आते हैं मस्तिष्क। उसका मस्तिष्क कितना विस्तृत होगा, कितना बड़ा मस्तिष्क होगा, कितने सोचने की क्षमता होगी उस व्यक्ति के अंदर, कितना ऑब्जर्वेशन पावर होगी उसके अंदर, यह चीज भी इसी से देखी जाती है। इसके बाद कहें तो शारीरिक चिन्ह भी इससे देखे जाते हैं और शारीरिक बनगठाव, शरीर के बनगठाव कैसा होगा, शरीर का ढीला शरीर होगा, हष्ट-पुष्ट होगा, लंबा होगा या दुबला होगा या कमजोर होगा, यह चीज भी प्रथम भाव से देखी जाती है। इसके साथ में हम इस भाव से जीवन में मिलने वाले यश और अपयश को भी इस भाव से ही देखते हैं। शरीर कितना बलिष्ठ होगा या कमजोर होगा, यह भी हम इसी भाव से देखते हैं। और विनम्रता, आदमी कितना विनम्र होगा, कितना क्रूर होगा, इसको हम स्वभाव में भी सम्मिलित कर सकते हैं। यह भी हमारे प्रथम भाव से देखा जाता है। तो आई होप सो आप लोगों ने प्रथम भाव को समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं कुंडली के द्वितीय भाव। इसको संचित धन का भाव या कुटुंब यानी अपने परिवार का भाव भी कहा जाता है। इससे कुछ और चीजें भी देखी जाती हैं, जैसे संचय, अचल संपत्ति के रूप में आपके पास क्या संचित पूंजी है, वह भी इससे देखा जाता है। ऐसा कई पुस्तकों में वर्णन मिला है।
आपका स्वर, आपकी वाणी, आपकी वाक्पटुता कैसी है, वह भी इससे ही देखा जाता है। आपके स्वर कैसे हैं, आप क्लियर बोलते हैं या आपके शब्दों में लड़खड़ाहट है या आपके शब्द स्पष्ट नहीं आते, वह भी इस भाव से देखा जाता है। कुटुंब, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारे परिवार का भी भाव है। इसके बाद कह दें तो जीवन में व्यक्ति कितना सत्य बोलता है, कितने % असत्य बोलने वाला असत्य वक्ता है या सत्य वक्ता है, वह भी इससे ज्ञात होता है। अब तीसरा आता है आंख, नाक, कान। तात्पर्य आंख, नाक, कान की बनावट, नाक नक्श कैसा है उस व्यक्ति का, यह भी इस विषय से ही, इस भाव से ही देखा जाता है। फिर कहा जाए तो गायन, प्रेम और स्वर्ण, चांदी, मणि, रत्न, संचित रूपी धन। आजकल मणि रत्न कहाँ मिलते हैं, तो संचित पूंजी यानी अचल संपत्ति का रूप भी हम इसी का रूप से देख लेते हैं। हम अपनी पूंजी भी इसी से देखते हैं, हम दान करने वाले हैं, वह दान भी इसी से देखते हैं। हमारी जीव, क्योंकि सीधी सी बात है, वाणी के अशुद्ध या शुद्ध होने में जिह्वा की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो हम जीव भी इसी से देखते हैं। हमारे पड़ोसी, हमारे नेबर्स कैसे होंगे, यह भी इस भाव से देखा जाता है। और हमारा दायां नेत्र, वह भी इसी भाव से देखा जाता है। आप लोग जो भी बता रहा हूँ वह नोट करते रहिएगा। धीरे धीरे हम लोग इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आते हैं हम तृतीय भाव पर। तृतीय भाव को सहज भाव यानी पराक्रम भाव भी कहा जाता है, सुहद भाव भी कहा जाता है। तृतीय भाव मतलब साहस। व्यक्ति कितना साहसी होगा, कितना धैर्यवान होगा, कितना शौर्यवान होगा, कितने भाई होंगे, छोटे भाई बंधु, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, वह कैसे होंगे। और गुप्त शत्रु, ऐसे शत्रु जो सामने तो मीठे हैं लेकिन बैकएंड से वो शत्रुता निभाते हैं, ऐसे गुप्त शत्रुओं का भी ज्ञान इस तृतीय भाव से किया जाता है। तृतीय भाव आयु को भी प्रदर्शित करता है। माता की मृत्यु का निर्धारण भी इसी भाव से किया जाता है। गला, कान एवं श्वास संबंधी रोग का भी विश्लेषण हम तृतीय भाव से ही करते हैं। आप तृतीय भाव समझ गए होंगे। अब आते हैं चतुर्थ भाव। इसको माता का भाव या सुख का भाव कहा जाता है। तो गृह, ग्राम, मकान, संपत्ति, बाग, बगीचा, वाहन, भवन इत्यादि भी इस भाव से देखा जाता है। माता पिता का सुख भी इस भाव से देखा जाता है। दया, व्यक्ति कितना दयालु है। उदारता, व्यक्ति उदार कितना है, या व्यक्ति में छल कपट कितना है, वह भी इस भाव से देखा जाता है। अब रोगों के संबंध में बात करें तो यकृत, पेट के सभी रोग या पेट के रोग, सभी अचल संपत्तियां, गड़ा हुआ धन, फेफड़े का, छाती का ऊपरी भाग, हृदय का ऊपरी भाग, यह भी वर्णन हम इसी भाव से करते हैं। इसी भाव से हम इसका भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब आते हैं हम पंचम भाव पर। यह हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट भाव भी है, क्योंकि यहाँ से संतान का देखा जाता है, हमारी विद्या को देखा जाता है, हमारी बुद्धि को देखा जाता है, हमारे धर्म को देखा जाता है, हमारे मंगल कार्य को देखा जाता है। क्योंकि धर्म को क्यों देखते हैं, क्योंकि पंचम से पंचम धर्म और भाग्य स्थान है, इसलिए यहाँ से भावेक भावम का सिद्धांत चलता है। तो पंचम से पंचम धर्म होता है, तो धर्म को यहाँ से भी देखा जाता है। इसके बाद कहें तो मांगलिक कार्य का भी वर्णन इसी भाव से मिलता है। ननिहाल, ननिहाल हमारा कैसा रहेगा, वहाँ का वर्णन भी इससे देखा जाता है। हृदय के रोग, हार्ट के रोग भी इस भाव से देखे जाते हैं। छाती का निचला भाग, छाती का निचला भाग, ये छाती का निचला भाग, इस भाग का भी वर्णन इसी से किया जाता है। देशभक्ति व्यक्ति में कितनी है, उसका वर्णन भी इसी भाव से होता है। अब करें तो प्रबंधन, मैनेजमेंट पावर, व्यक्ति में मैनेजमेंट की क्षमता है या नहीं है, वह भी इस भाव से देखा जाता है। मामा का सुख,
मामा का सुख आपके जीवन में है या नहीं है, वह भी इस भाव से देखा जाता है। धनार्जन के तरीके, धनार्जन कितने प्रकार से हो सकता है, वह भी इस भाव से देखा जाता है। अचानक धन प्राप्ति, शेयर, लॉटरी, सट्टा इत्यादि, अचानक धन प्राप्ति भी इससे देखी जाती है। नौकरी छूटना, आपकी नौकरी अगर बार बार छूट रही है तो उसमें कहीं ना कहीं पंचम भाव का हाथ अवश्य रहता है। और कहा जाए तो गर्भाशय, स्त्री के गर्भाशय को भी पंचम भाव से देखा जाता है। आपको मैंने 5 भाव समझा दिए, अब मैं छठे भाव पर चलता हूँ। इसको बोलते हैं रिपु, रोग, ऋण, यानी शत्रु, रोग और कर्ज, 3 भाव के नाम से जानते हैं। इस भाव से चिंता देखी जाती है कि व्यक्ति चिंतित रहने वाला है या व्यक्ति सामान्य रहने वाला है या व्यक्ति साधारण रहने वाला है, इस भाव से देखा जाता है। मुकदमेबाजी भी इस भाव से ही देखी जाती है। और कहा जाए तो शोक, दुख, उदर का ऊपरी भाग, उदर का ऊपरी भाग, यहां से यहां, उदर का ऊपरी भाग, इससे देखा जाता है। व्यक्ति में एक संदेह करने की प्रवृत्ति होती है, शक की प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वह संदेह भी यहां से देखा जाता है। और मामा की स्थिति, आपके मामा की क्या आर्थिक स्थिति रहेगी, मामा का स्थिति क्या होगी, वो रोगी होंगे या अच्छे होंगे या आर्थिक स्थिति में क्या होंगे, वह स्थितियां यहाँ से देखी जाती हैं। गुदा स्थान, पीड़ा यानी दर्द, व्रण चिन्ह यहाँ से भी देखे जाते हैं। आपने देखा होगा मित्रों कि छठे भाव से लगभग खराब चीज़ों का विश्लेषण विशेष तौर पर किया जाता है। मैक्सिमम खराब चीज़ें ही इसमें आती हैं, इसलिए इसको खराब भाव माना गया है। छठे भाव को बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है। इसके बाद हम आते हैं सप्तम भाव पर। इसको दाम्पत्य भाव, विवाह भाव या स्त्री भाव भी कहते हैं। इससे मृत्यु भी देखी जाती है, क्योंकि ये अष्टम भाव से द्वादश है, तो इससे मृत्यु भी देखी जाती है। व्यक्ति की कामेच्छा भी देखी जाती है, काम चिंता भी देखी जाती है, सहवास भी देखा जाता है, विवाह भी देखा जाता है, स्वास्थ्य भी देखा जाता है। व्यक्ति की जननेंद्रियों का अध्ययन भी इसी से होता है, व्यक्ति के व्यवसाय का अध्ययन इससे होता है, दैनिक इनकम का भी यही भाव है। साझेदारी, पार्टनरशिप जिसको हम बोलते हैं, उसका भी भाव सप्तम भाव है। झगड़े झंझट को भी हम इसी से देखते हैं। बवासीर का रोग इस भाव से ही देखा जाता है। अफेयर्स, जब अफेयर्स होते हैं बहुत लोगों के, वो भी इस भाव से देखे जाते हैं। और इस भाव से हम अपने प्रत्यक्ष शत्रुओं को देखते हैं। ये सब कैसे देखते हैं, ये आगे आपको आने वाले समय में मैं धीरे धीरे वीडियोस में बताता रहूंगा। इसके बाद हम करें तो ये हो गया अष्टम भाव, 8वां भाव। इसको मृत्यु भाव भी बोलते हैं, आयु भाव भी बोलते हैं। अगर कहा जाए तो हमारे जीवन की अवधि क्या होगी, जीवन अवधि को भी यह भाव दर्शाता है। मृत्यु भाव बोलते हैं, आयु। और आकस्मिक धन लाभ इस भाव से भी देखा जाता है। विदेश यात्रा भी इस भाव से देखी जाती है। आकस्मिक परिवर्तन, अचानक कोई परिवर्तन होना लाइफ में, वह इस भाव से देखा जाता है कि आज कोई आदमी कुछ और था, अचानक आपके देखते ही देखते हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर वो आदमी कहीं से कहीं और पहुंच जाता है। यह आकस्मिक परिवर्तन भी अष्टम भाव से देखा जाता है। दुर्घटनाएं भी अष्टम भाव से ही देखी जाती हैं। असाध्य रोग, ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक कंट्रोल में ना आए, जिनको साधा ना जा सके, ऐसे असाध्य रोग भी इस भाव से देखे जाते हैं। और इस भाव से उदर के निचले हिस्से के रोग, उदर यानी पेट, नाभि तंत्र से नीचे के हिस्से के रोग भी इस भाव से देखे जाते हैं। मृत्यु का कारण क्या होगा, वह भी इस भाव से देखा जाता है। व्याधि, कई रोग, प्रेत बाधा इत्यादि भी चीजें होती हैं, वह भी इस भाव से देखी जाती है। मानसिक चिंता, आदमी मानसिक रूप से कितना टेंशन में रहता है, वह भी इस भाव से देखा जाता है। जरूरी नहीं कि धन नहीं है तो ही व्यक्ति मानसिक रूप से टेंशन में है। कई व्यक्तियों तो बहुत धनाते हैं, लेकिन फिर भी उनको मानसिक टेंशन तो रहता है, अपने कार्य को लेकर, नहीं तो अपनी संतान को लेकर, नहीं तो अपनी पत्नी को लेकर, नहीं तो अपने कुटुंब को लेकर,
नहीं तो किसी ना किसी क्षेत्र में कोई ना कोई व्यक्ति चिंतित रहता है। वह चिंता किस लेवल तक की जाने वाली है, कितने ज्यादा वो चिंतित रहने वाला है, वह भी इस भाव से देखा जाता है। झूठ इस भाव से भी देखा जाता है। पुरातत्व आप समझते हैं ना, पुरानी चीजें जो म्यूजियम में रखी जाती हैं वो हमारे पुरातत्व भाव में शामिल की जाती हैं। पुरातत्व भाव को भी इससे देखा जाता है। समुद्र यात्रा को भी हम इसी भाव से देखते हैं। इसके बाद करें तो संकट, आपके जीवन में कब कोई संकट अचानक आने वाला है, कब कोई संकट आ चुका है, यह चीज भी इसी भाव से देखी जाती है। लिंग, यौन, अंडकोश के रोग भी इसी भाव से देखे जाते हैं। आज आपको मैंने अष्टम भाव भी बता दिया। अब हम चलते हैं नवम भाव पर। नवम भाव क्या है? धर्म। व्यक्ति धर्मी होगा या अधर्मी होगा, भाग्य, उसका भाग्य धर्म के द्वारा होगा या अधर्म के द्वारा होगा, यह भी इस भाव से देखा जाता है। इस भाव से तप देखते हैं कि व्यक्ति में तप करने की क्षमता कितनी है। तप का तात्पर्य यह ना ले लीजिएगा कि ऋषि मुनियों की तरह तप करने वाला। आज के युग में इतना बड़ा तप कोई नहीं कर पाता। तप किसी भी चीज पर हो सकता है। यहाँ पर तप की परिभाषा बदल दी जाती है। तप का मतलब, अगर आप दूसरों की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं तो आप कितनी लगन से लगे हैं, ये भी एक तप है। आप कोई विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो कितनी लगन से कर रहे हैं, ये भी एक तप है। इस तप की बात कर रहा हूं मैं। शील, धर्म, आप में कितनी सहनशीलता है, यह इस भाव से दर्शाता है। धर्म, सीधी सी बात है, आप धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं या अधर्म के मार्ग पर चलकर भाग्य बनाने वाले हैं, वह भी इसमें ही देखा जाता है। विद्या, क्योंकि ये पंचम से पंचम है, इसलिए इसको विद्या भाव भी कहा जाता है। विद्या भी देखी जाती है। प्रवास, निवास स्थान भी इस भाव से देखा जाता है। तीर्थ यात्राएं भी व्यक्ति इसी भाव से देखता है, क्योंकि तीर्थ यात्राएं धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती हैं, धर्म पर आधारित होती हैं, इसलिए तीर्थ यात्राओं को भी व्यक्ति इसी से देखता है। दान, आप दान पुण्य करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, धर्म से संबंधित विषय है, आप इससे दान भी देखते हैं। मानसिक वृत्ति, व्यक्ति की सोच कैसी है, व्यक्ति कैसी सोच का व्यक्ति है। क्या वो दूसरों को सुखी देखना चाहता है या वो दूसरों के काम में अड़ंगे करना चाहता है? क्या व्यक्ति चाहता है कि कोई दूसरा भी सुखी हो ले, या व्यक्ति चाहता है कि दूसरा सुखी ना हो? उसकी मनोवृत्ति कैसी है? वह दूसरों को गिराने में भी यकीन रखता है या खुद उठने में यकीन रखता है? ऐसे लोगों का वर्णन भी इसी से किया जाता है, उनकी मानसिक वृत्ति का वर्णन भी इसी से किया जाता है। भाग्योदय, आपका भाग्योदय कब होगा, किस अवस्था में होगा, कहाँ होगा, इन सब चीजों का पता भी हमारे नवम भाव से लगता है। पिता का सुख, स्पेशली पिता का सुख भी इस भाव से देखा जाता है। पिता की स्थिति भी इस भाव से देखी जाती है। यश, आपको यश कितना प्राप्त हुआ, सीधी सी बात है, जब आपका यश होगा तो ऑटोमेटिक भाग्य आपका अच्छा ही होगा। साला, साली, संन्यास, साला, साली, संन्यास इत्यादि भी आपके इस भाव से देखे जाते हैं। स्वप्न, शिक्षा, गुरु और आचार्य, यह भी इस भाव से देखे जाते हैं। तो आपने को नवम भाव को भी देख लिया। अब मैं आपको बात करता हूं दसम भाव की। तो दसम भाव को बोलते हैं कर्म भाव। आपके कर्म कैसे रहेंगे? आप नीच कर्म के व्यक्ति हैं, आप उच्च कर्म के व्यक्ति हैं, आप अच्छा कर्म करेंगे, आप खराब कर्म करेंगे, यह सब कर्म भाव से देखा जाता है। कर्म भाव से हम पिता को भी देखते हैं। कर्म भाव से हम राज्य का सुख भी देखते हैं। राज्य का कर्म, राज्य के लिए कार्य करना, कर्म करना, कारोबार भी हमारा इसी चीज से आता है। हमारा पद कैसा होगा, हमारी प्रतिष्ठा कैसी होगी, हमारी प्रभुता कैसी होगी, हमारे अधिकार कैसे होंगे, हमारे राजयोग कैसे होंगे, वह सब भी इससे ही देखा जाता है। हमको ऐश्वर्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वह भी इस भाव से देखा जाता है। हम किन किन चीजों का भोग करेंगे, वह भी इससे देखा जाता है। यश प्राप्ति, यश की प्राप्ति भी इसी भाव से देखी जाती है। नेतृत्व यानी मैनेजमेंट,
की पावर भी, मैनेजमेंट की पावर देखते हैं यहाँ से, लेकिन मैनेजमेंट क्षमता है या नहीं है वो यहाँ से भी देखते हैं। और नौकरी का भी इसी से विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि हमारा कर्म भाव है। अगर कहा जाए तो बड़ा प्रमुख भाव है, क्योंकि कर्म में तो गीता में भी प्रधान माना गया है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम भाग्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम भाग्य की कल्पना तो तभी कर सकते हैं ना जब कर्म करेंगे। तो यहाँ से हमारे कर्म का भाव आता है। अब आता है एकादश भाव, इसको बोलते हैं आय भाव, इनकम भाव। सीधी सी बात है, यह भाव भी जीवन में बड़ा जरूरी है। इनकम है तो सर्व सुख है। आज के आधुनिक युग में अगर इनकम नहीं तो सुख नहीं, इनकम नहीं तो कोई अपना नहीं। और आपके पास इनकम है तो सब चले आएंगे आपके पास। ये इनकम का भाव। आप यहां से लाभ देख सकते हैं, आप जीवन में कितनी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे वह भी इस भाव से देख सकते हैं। मनोकामना पूर्ति, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, होगी तो किस हद तक होगी, यह भी इस भाव से देख सकते हैं। इस भाव से हमारे बड़े भाई और बहन का भी देखा जाता है। बड़े भाई बहनों का बर्ताव हमारे प्रति कैसा होगा, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, वो कैसे होंगे, वह भी हम इसी से देखते हैं। पुत्र वधू, अपने पुत्र की पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, वह कैसी होगी, हम वह भी इससे देखते हैं। ऐश्वर्य भी देखते हैं। सीधी सी बात है, जब आपके पास धन है तो आप ऐश्वर्यवान व्यक्ति माने जाएंगे इस आधुनिक युग में। वाहन भी देखते हैं, रत्न भी देखते हैं। मित्रों, अब कुंडली का सबसे अंतिम और आखिरी भाव है द्वादश भाव, यानी 12वां भाव। इस भाव से मोक्ष को देखा जाता है, इस भाव से सैया सुख को देखा जाता है, लग्जरियस लाइफ को भी देखा जाता है। इस भाव से हानि भी देखी जाती है, इस भाव से विदेश यात्रा भी देखी जाती है, अस्पताल में भर्ती होना, अस्पताल में इलाज चलना इत्यादि भी इस भाव से देखते हैं। मृत्यु के लिए यह भाव भी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि ये लग्न का द्वादश है, इसलिए मृत्यु के लिए यह भाव भी जिम्मेदार माना जाता है। बायां नेत्र, बायां नेत्र का भी अध्ययन इसी भाव से किया जाता है। कोर्ट कचहरी के द्वारा दंडित करना भी इस भाव से देखा जाता है, या दंड भी दिलवाता है। व्यसन, आपके अंदर कोई खुराफातें तो नहीं प्रवेश कर जाएंगी, वह भाव भी इससे देखा जाता है। आपको किसी की लत लग जाए, शराब की लत लग जाए या किसी भी गलत काम की लत लग जाए, वह भी इस भाव से देखी जाती है। रोग आपके इस भाव से भी देखे जाते हैं, क्योंकि छठे से सप्तम पड़ता है, तो रोग भी देखे जाते हैं। दान भी देखा जाता है कि दान हमने किया तो, लेकिन हमारे पास से कुछ गया, तो इसको इनडायरेक्टली तौर पर कहें तो धन का या अनाज का या किसी चीज का व्यय हुआ है, तो व्यय स्थान है ये, तो दान भी देखा जाता है। और बाहरी लोगों से हमारे संबंध कैसे होंगे, बाहरी लोगों से संबंध कितने विस्तृत होंगे या कैसे होंगे, उन संबंधों का वर्णन भी इससे किया जाता है। मित्रों, आज मैंने आप लोगों को यह 12 भावों का विस्तृत विश्लेषण दिया है। मुझे उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा और आप लोग समझेंगे। और आप यकीन मानिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके से मैं आप लोगों को बेहतर और अच्छे ज्ञान देता रहूँगा। आज आपने 12 भावों के बारे में सुना। अब इन भावों में कौन कौन सी राशियाँ बैठती हैं, राशियों का क्या संबंध है, राशियों का इस कुंडली के 12 भावों से क्या संबंध है, क्योंकि राशियाँ भी हमारी 12 होती हैं। उन 12 राशियों का मैं एक एक कर विस्तृत वर्णन आपके सम्मुख रखूँगा कि कौन सी राशि किस तत्व की है, उसका लक्षण क्या है। वह राशि जब यहाँ पर आ जाए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियाँ होती हैं। ये 12 राशियाँ जब एक नंबर यहाँ पर होगा, यानी मेष राशि होगी, तो व्यक्ति में क्या स्वभाव होगा। वृष राशि यहाँ पर आती है तो क्या स्वभाव होगा, मिथुन राशि आती है तो क्या स्वभाव होगा, कर्क राशि अगर यहाँ पर है तो क्या स्वभाव होगा, ये बताऊंगा। उसके बाद जब ये 12 राशियाँ समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद मैं आपको नवग्रहों का एक एक कर विस्तृत वर्णन दूंगा कि मेष राशि में सूर्य है तो क्या प्रभाव है, मेष राशि में चंद्र है तो क्या प्रभाव है, मंगल है तो क्या प्रभाव है,
इन सब चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। जब आप समय से जुड़े रहिए, धीरे धीरे प्रयत्न करते रहिए। आज जो मैंने आपको बताया है वो आप देखिए, अध्ययन कीजिए, और यदि आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका उत्तर अवश्य दूंगा। नमस्कार, जय भारत माँ।